बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एक स्पाइन का मॉडल पड़ा है मेरे सामने, और ये अगर आप देखिए वर्टिब्राज हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के जो मोरे होते हैं, ये मतलब अगर आप यहाँ से गिनें तो पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इसको हम L1 कहेंगे, L2 कहेंगे। L का मतलब नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अच्छा, इन दोनों को अगर आप देखें ज़रा क्लोज़अप से, आप देखें तो इनके ये जो दरमियान में है ना, ये डिस्क है। और ये डिस्क इसलिए होती है कि जो एक किस्म का शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे काम कर रही होती है, जो आपको झटके लगते हैं ये एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, फिर अगर आप देखें ये, तो हर दो जो वर्टिब्राज हैं इनके दरमियान यानी डिस्क के साथ ही एक नर्व निकल रही होती है। और ये जो नर्व होती है, अगर आप यहाँ से देखें तो ये नीचे आपकी टांगों में जा रही होती है, टांगों में जा रही होती है, टांगों से पैरों तक जा रही होती है। अब हमारे यहाँ ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको शियाटिका, पुराना लफ्ज़ है, और शियाटिका, अब शियाटिका क्यों कहते हैं? ये जो नर्व्स होती है ना, ये ऊपर इकट्ठी हो के जब नीचे आ रही होती है तो ये एक नर्व की सूरत में ऊपर होती है, वो शियाटिक नर्व कहते हैं। तो उसमें अगर कोई तकलीफ़ हो तो शियाटिका हो गया। लेकिन आजकल हम इसको लेबल करते हैं। मसलन अगर किसी को दर्द हो रही है कमर में और वो टांग में जा रही है, तो हम कहते हैं कि जी इसको L4, 5 या L5, S1 रेडिकुलोपैथी है। यानी कमर का दर्द, टांग में आना, टांग का सुन्न हो जाना, और बाज़ औक़ात ज़ोर से छींक आए या हंसी आए या खांसी आए तो दर्द की का लहर चला जाना। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा चलने के बाद टांग का भारी हो जाना। इसी तरह आप अगर कोई वेट उठाएं या बहुत देर तक खड़े हों तो टांग का सुन्न हो जाना, दर्द हो जाए। ये सारी निशानियां हो सकती हैं रेडिकुलोपैथी की। और रेडिकुलोपैथी का मतलब है कि ये जो नर्व होती है यहाँ पे ये दब रही होती है। अच्छा, अब हमारे यहाँ हर आदमी डरता है कि जी अगर ये मुझे तकलीफ़ है तो मुझे कोई ऑपरेशन करना कह दे। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि, अब यहाँ पे मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप अपनी जिस डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हैं उसके पास जाएं। हर दर्द जो रेडिकुलोपैथी है उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। हर दर्द जो है वो बग़ैर सर्जरी के ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डॉक्टर असेसमेंट करेगा। आम तौर पे जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि शुरू में एग्ज़ामिन करते हैं और हमें पता लग जाता है कि ये कितना सीवियर है। अगर ये बहुत सीवियर हो तो सर्जरी इज़ द ऑप्शन। अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता तो फिर एपिड्यूरल, ये यहाँ पे एक टीका लगाते हैं जो यहाँ से अंदर हम टीका, इसको दिस कॉल्ड, यानी यूँ करके दिस इज़ कॉल्ड, यानी अगर ये सिरिंज होगी, ये तो खैर छोटी सिरिंज है, तो ये एपिड्यूरल हो गया। अच्छा, वरना अगर एपिड्यूरल भी नहीं लगाना तो फिर हम सिंपली मेडिसिन देते हैं, फिजियो एडवाइस करते हैं, पोस्चर्स का बताते हैं, और आमतौर पे पेशेंट जो होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी सबकी आदत है कि अगर हम तकलीफ़ में हों तो तकलीफ़ में रहते हैं, सारी बातों को मानते हैं। जो ही देखा दर्द थोड़ा ठीक हुआ, छलांगे मारना शुरू कर देते हैं। वो फिर दर्द हमें दोबारा हो जाता है, फिर तीसरी दफ़ा हो जाता है, और फिर पक्का हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको कमर का दर्द हो, जिसको आप शियाटिका कहते हो, और वो टांग में आता हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, रेस्ट करें। मैं तो हमेशा कहता हूँ 2-3 महीने तक अपने आप को बीमार समझें। भले आप अपना काम करें, ये नहीं कि आप बेड रेस्ट करना शुरू कर दें। कमर की बेल्ट का इस्तेमाल करें अगर डॉक्टर आपको कह रहा है। एक्सरसाइजेज लोगों से पूछ के प्लीज़ ना करें। बेस्ट एक्सरसाइज आपको डॉक्टर बता सकता है या आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता सकता है, तो उसके कहने के मुताबिक चलें। बेशक आप फिजियोथेरेपी डेली नहीं करवा सकते तो वो सीख के घर पे वो वर्जिश आप कर सकते हैं। 2-3 और बातें मैं कहता हूँ, बच्चा गोद में ना उठाए, क्योंकि जब नीचे से आप बच्चा उठाते हैं तो सारे का सारा इसी तरह प्रेशर पड़ता है। इसी तरह आजकल हमारे यहाँ ये जो पानी की बड़ी बोतलें होती हैं 10 लीटर वाली, उनको ना उठाएं। फिर इसी तरह हमारे यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि बाज़ औक़ात हमने बहुत सी चीज़ें पलंग के नीचे रखी होती हैं, झुक के पलंग में से वो नीचे से कोई चीज़ ना निकालें, अपना ख्याल रखें। और इस किस्म की दर्द हो तो इसमें जब तक दर्द सीवियर है बेहतर है एक्सरसाइज ना करें।
اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں اور اپنا خیال رکھیں، اور آلویز ٹرائی کہ جو آپ کو انسٹرکشن دی ہیں ان کو فالو کریں۔ خدا حافظ۔